मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जैसे कि एक सीरीज की शुरुआत किए थे जो मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न के लेके शुरू किए थे। इस इस सीरीज में कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं और वो जो आपकी मैथ से और विज्ञान से यानी गणित और विज्ञान से ये सभी मॉडल पेपर की शुरुआत किया गया है। इसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान से भी मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस मैं फिर एक बात और कहना चाहूँगा कि जो इस सीरीज की शुरुआत किया गया इसका मेन उद्देश्य है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं या काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उस क्वेश्चन को उस प्रश्न को बेस बनाते हुए उसके आसपास की सभी थ्योरी या कंसेप्ट को रिवाइज करा देना, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इर्द गिर्द से आ रहे हैं तो आप वो बनाने के एबल यानी योग्य हों। ठीक, ताकि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का रिवीजन यही सीरीज का मेन पर्पस है। एक क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसके आसपास के 10-20 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में 100 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से 50 बनाना रहता है, तो यहाँ पे आपका 50 का एक सेट दिया जाएगा जो कि सेट नंबर 2 है। ये पहले ऑलरेडी सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, या तो वीडियो में देखिए या जाके प्ले लिस्ट में, वहाँ पे सभी का प्ले लिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो देखिए, हम आपको बताए थे जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या परिमेय प्लस माइनस गुना भागा परिमेय तो देगा आपको परिमेय। परिमेय प्लस माइनस गुना भागा सब परिमेय देगा। उसके बाद हम आपको बताए थे परिमेय प्लस माइनस गुना और भागा अपरिमेय। अपरिमेय ये क्या देगा? आपका अपरिमेय देगा। ठीक, तीसरा बताए थे कि अपरिमेय प्लस माइनस गुना भागा अपरिमेय, ये इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि परिमेय देगा या अपरिमेय देगा, ये दोनों संभव है। यानी आप कंसेप्ट बना के रखिए कि कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा आपको तो यहीं से आपको किसी प्रकार का घुमा फिरा के ऑप्शन देगा, यही बताएगा। तो हमेशा परिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भागा हो, सब परिमेय देगा। यानी प प प प प्लस माइनस प प प अ प, परिमेय और अपरिमेय का अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय अपरिमेय का परिमेय या अपरिमेय, यानी अपरिमेय अपरिमेय रहेगा तो हम नहीं बोल सकते कि वो क्या देगा, नहीं तो बाकी में हम दोनों में बोल सकते हैं परिमेय परिमेय तो परिमेय, परिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है पूछा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए दो क्या है? अपरिमेय। दो अपरिमेय, देखिए इसका गुणनफल क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। नहीं जी, परिमेय भी हो सकता है, ये गलत हो गया। दूसरा दिया कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। हाँ जी, अपरिमेय होगा। मेरा सही देख रहे हैं क्वेश्चन, नहीं तो ये हमेशा कभी इतना लंबा चौड़ा है आप उल्टा कर दीजिएगा, तब हमेशा बगल में लिख लीजिए प प प प अप या प। ठीक, तो आप तीसरा देखिए गलती कैसे है। दो अपरिमेय संख्याओं, तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है जी, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ये भी गलत हो गया। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन एक बी नंबर ऑप्शन सही है। इस टाइप का क्वेश्चन किसी प्रकार देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने उठाया, उसके आसपास का कितना क्वेश्चन इससे बन सकता है। कभी इसको इसको जोड़ देगा, कभी इसको इसको घटा देगा, कभी इसको इसको कर देगा, इससे अनगिनत क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 20 को क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। इस सीरीज का यही उद्देश्य मात्र है कि आपको एक दो क्वेश्चन से आपके उसके आसपास आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, परिमेय परिमेय प प प देता है, प अप देता है, अप या प देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना का घात है, बहुपद इतना का घात
है। अब देखिए घात का क्या होता है, जब पढ़ाए थे हम बताए थे, घात में जो चर होता है, चर का अधिकतम पावर, तो देखिए इसमें कौन चर है, वाई, वाई वाई, वाई का अधिकतम पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी अधिकतम पावर क्या है, अधिकतम पावर होता है अधिकतम घात। अधिकतम चर का यानी चर का अधिकतम घात क्या है, 3, यानी पावर इसका 3। ठीक, पावर हमेशा बटा में नहीं हो सकता है, पावर हमेशा निगेटिव में नहीं हो सकता है, सब ध्यान रखिए। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे मान होगा। देखिए 64 का वर्गमूल बोल रहा है, 64 के वर्गमूल का क्या मतलब होता है, 64 वर्गमूल का मतलब यही 2 होता है, को 64 के घनमूल से, यानी 64 के घनमूल से मतलब क्या, यहाँ 3 से भाग देने पे मान क्या होगा, अब इसी का मान पूछ रहा है। अभी क्या 64 का वर्गमूल यानी 1/2 है, 64 का क्या है 1/3 है, यही है ना। अब आपको हम बताए थे कि जब बेस अगर सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, बेस सेम हो तो पावर एक x माइनस वाई होता है। नहीं, अगर बेस सेम है तो पावर दोनों पे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। वहीं अगर बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुट जाता है। बेस क्या ए है, ए के पावर एक्स गुना ए के पावर वाई, तो ए के पावर एक्स प्लस वाई, ए के पावर एक्स बटा ए के पावर वाई, बटा में है भागा में है तो ए के पावर एक्स माइनस। बेस देखिए, बेस यहाँ भी है ए, अगर बेस सेम है गुना में है तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम है भागा में है तो पावर माइनस होता है। यहाँ पे क्या है, भागा में है, भागा में है तो वो माइनस हो, 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पे देखिए अब यहाँ क्या हो गया, तो देखिए 64 बराबर 64 के पावर, अब देखिए इसका वर्गमूल कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 दूना 6, 2 यहीं 6 तो 3 और माइनस 3 दूना 6 तो 2, यानी 64 के पावर 3 में से 2 गया तो 1/6। अब देखिए अब 64 का आप वर्गमूल ले लीजिए, 64 का गुणनखंड लीजिए, 64 का लीजिए, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है 2 के पावर 6/1। अब देखिए हम आपको एक और कंसेप्ट बताए थे जब बेसिक पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि a के पावर x और उसके पावर y, a के पावर एक्स वाई हो जाता है, a के पावर x और उसके पावर y तो a के पावर x हो जाता है। तो देखिए 2 के पावर 6 और उसका पावर 6, तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, 6 गुना 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाए, यानी 2 के पावर 1, यानी दिख गया था कि नहीं, दिख गया, यानी तो ये पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के पावर 1 यानी 2। तो ऑप्शन देखिए, देख रहे कितना मस्त क्वेश्चन पूछा। √10 गुना √15 बराबर, एक थोड़ा मस्त क्वेश्चन पूछे थे, एक इजी भी बोल दिए। देखिए √10 गुना √15 बोलो, क्या होगा, √10 गुना 15 यानी √150। ठीक, अब 150 का क्या निकालिए, 100 वर्गमूल गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 7 14, 2 5 10, 5 से 5 15 75 और 3 से 3 5 15, यानी क्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 2 5 का एक बाहर निकल जाएगा, 5 नीचे बचा 6, 5 √6, देखिए 5 √6 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड, एक मेथड है कि आप जो एक फॉर्मूला दिया हुआ रहता है कि किसी त्रिभुज का उसके 3 बिंदु है, 3 वर्टेक्स यानी शीर्ष हैं, और उसका कोऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि दिया रहे तो एक फॉर्मूला होता है। दूसरा इसमें क्या है कि आप इस त्रिभुज को बना लीजिए नंबर लाइन, इस ऐसे वाला देशांक ज्यामिति वाले, एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, इधर -x इधर -y। अब देखिए तीनों पॉइंट को लोकेट कीजिए, एक है -4 और 0, तो देखिए इधर -4 होगा तो माइने यहाँ पे -4 0 है, -4 और 0। एक है 0 3, ये 0 होता है और 3 इधर होगा, ये 4 है तो यहाँ पे 3, ये 0 और 3 मान लीजिए। तीसरा है 0 0, यहीं पे है। ये 3 पॉइंट निकल गया मेरा, 2 पॉइंट से बनेगा सर्किल, मेरा सर्किल, सॉरी सर्किल, नाम रख दीजिए ए। अब इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
अब देखिए ये त्रिभुज बना तो इस पे ये कितना होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, नहीं होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार कितना है ए बी, अब ये मानिए 0 0 है और यहाँ पे 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 4 4 हो गया। यहाँ से 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 3। देखिए तो 1/2 आधार कितना हो गया इसका, आधार 4 और गुना ऊंचाई कितना है 3। 2 के कटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 गुना 3 बराबर 6, यानी 6 हो गया इसका आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसको इस तरह लोकेट कर लिए तो इजी में बना, नहीं तो अगर आप त्रिभुज वाला वो फार्मूला लगाते तो बहुत लंबा चौड़ा बनता, वो सॉल्व करना पड़ता आपको। ये चीज को ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए, जल्दी बनेगा। अब देखिए √10 थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल। अब देखिए क्या, अब ये दिया हुआ है हमको √3 10 थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा। आपको बोले थे कहीं भी कुछ दिमाग ना लगे तो उसको साइन कॉस में लाइए। और देखिए अभी sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इधर कीजिए, √3 sin थीटा इधर है तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटा sin थीटा, और इस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 आएगा बराबर कॉस थीटा बराबर मेरा इतना। अब देखिए अब इसको बनाने का कई तरीका, आपको sin थीटा कॉस थीटा को निकालना है। तो कॉस निकल गया p/h है, तो p कॉस का तो निकल गया, अब p/h है तो b निकाल लीजिए, साइन का वैल्यू डाल के वैसे तो कीजिए तो थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, चलिए एक और दिमाग हम लगाते हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इस साइन स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या निकला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसीलिए हम कॉस में बदल दिए क्योंकि हमको कॉस का वैल्यू मालूम है। तो क्या मालूम है तो अब नहीं बना सकते हैं 1 माइनस 2 और कॉस का वैल्यू कितना है 1/√3 या इसका स्क्वायर, 1 माइनस 2 क्या करेंगे 1/3, तो 1 माइनस 2/3 3 माइनस 2/3 1/3। देखिए 1/3 आंसर होगा, आंसर इतना इजी वे में बन गया। नहीं तो आप यहां से भी p/h देखिए कॉस थीटा तो क्या है p है और ये h है, तो यहां से p निकालिए और p/h करके यहाँ डालिए, फिर यहाँ डालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने इसको साइन को कॉस में बदल दिया, कॉस का वैल्यू हमको मालूम है, फिर रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो एक तो वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त है इसका सेंटर है यहाँ पे मान लीजिए, मतलब किसी वृत्त के व्यास, तो व्यास मानिए कि व्यास है, व्यास के दोनों किनारों से, दोनों किनारों मतलब ए और एक खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस पे स्पर्श रेखा कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा कैसे ऐसे होगा। अभी स्पर्श रेखा होगा, बोला कैसा होगा स्पर्श रेखा, तो क्या देख रहे हैं दोनों समानांतर है, यानी ए वाला डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस सब बराबर है, यानी समानांतर है। तो समानांतर एक दूसरे को काटने वाला नहीं जी, कहाँ काटेगा लंबवत नहीं जी, समानांतर। ठीक, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बताइए। बेलन है तो बेलन कैसा, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 364 दिया होता है। देखिए बेलन यही हुआ और इसका ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 2πr/h होता है, वक्र सतह का क्षेत्र 2πr × h होता है, ये कितना दिया है 264। अब इसको निकालिए, यहाँ से r निकाल लीजिए, तो देखिए 2 22/7 होता है, तो r निकालना है, और इस कितना दिया हुआ है 14 बराबर 264। अब यहाँ पे देखिए काटिए इसको, r बराबर क्या होगा 264 गुना 7 बटा 22 दूना 44 गुना 14। अब r देखिए 7 दूना 14 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4
अब इसको काटिएगा तो 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 11 चौको 44, 4 3 12, यानी आर बराबर मेरा निकल गया 3। आर बराबर जब 3 निकल गया, 3 निकल गया, तो अब पूछ रहा है इसका क्या आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है, आयतन तो जानते ही है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और इसका एच, तो यही आयतन होता है। तो देखिए पाई 22/7, आर कितना निकला है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर, और एच कितना दिया है 14। अब देखिए तो 7 दूना होगा 14, 2 दूना यानी 44, 3 दूना 6, 6 चौको 24 के 4, 2 6 चौका 24, 2 26, 262। 7 दूना 22/7, पाई आर स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो 3 तिहाई 9, सॉरी 3 का स्क्वायर देखिए 22 दूना 3, 3 3 दूना 3 तिहाई 9 ना, ठीक 9, 9 चौको 36 के 6, 3 9 चौका 36, 3 39, 396, 396 आया, ठीक। यानी क्या इसमें देखना है, इसमें कुछ नहीं कि आपको देखना है कि हाँ जो इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से। देखिए पहला बोला कि क्षेत्रफल यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अभी निकालने का तकनीक कैसे, देखिए इसका जो परिधि होता है 2 पाई आर, और इसका वर्ग क्षेत्रफल कहाँ तक है एच तक है, तो 2 पाई आर एच। अब यहाँ से रख के हमने आर निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका क्षेत्रफल और बटा एच तक, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर पे ढालेंगे तो 396 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिए। अगर देखिए प्रथम इन सम संख्या का अगर माध्य पूछेगा क्या होगा n प्लस, प्रथम सम संख्या का पूछेगा तो n+1। प्रथम इन विषम संख्या का माध्य पूछेगा क्या होगा n, और प्रथम इन प्राकृतिक संख्या का पूछेगा, और प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो होगा n+1/2, ठीक। ये होगा, ये आपका 3 फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा के लिए, ये आपको काम आएगा। क्या होता है जब विषम होगा तो n, सम होगा तो n+1, और प्राकृतिक होगा तो n+1/2, ठीक। अब ये हमेशा याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आप इजी वे में बना लीजिएगा। ठीक है, प्रथम n सम यानी कुछ, तो देखिए क्या होता है कि प्रथम n सम संख्या, अगर सम संख्या रहेगा तो n+1, प्रथम n विषम संख्या रहेगा तो n, और तो आप याद रखिए कि एक होता है n+1 और एक होता है n+1/2। तो ए कब होगा माध्य या औसत, जब ए रहेगा विषम संख्या। जब पूछेगा प्रथम इन विषम संख्या, इन कुछ भी, प्रथम 2 विषम संख्या, प्रथम 4 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 6 विषम संख्या, जितना प्रथम बोलेगा वहीं उसका माध्य या एवरेज यानी औसत होगा। जब ए रहेगा तो होगा सम, और ए रहेगा तो होगा प्राकृतिक संख्या। कभी आपसे पूछे कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 50 + 1 51/2। पूछेगा 20 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 20 + 1 21। बोलेगा 40 विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 40 तो 40। कितना इजी है। जबकि ऐसे अब बनाइएगा तो 40 को लिखिएगा विषम संख्या, सबको जोड़िएगा तब माध्य निकालिएगा, माध्य नहीं निकालना है। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है कि प्रथम n कुछ भी, जैसे देखिए प्रथम 10 बोल रहा है, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, तो सम प्राकृतिक। तो प्रथम 10 सम, तो सम में क्या होता है n+1 है, n के जगह लिखेंगे 10, 10 + 1 11। देखें चुटकी में बना लेना है, मतलब इसको नहीं तो आप 10 गो सम संख्या लिखिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और फिर जोड़िएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा तब आएगा 11। ये नहीं करना था, हमेशा याद रखना है कि प्रथम सम संख्या का n+1, प्रथम विषम संख्या का n, और प्रथम इन प्राकृतिक संख्या का n+1/2। ऐसे याद रखिए n+1 n+1/2, n होगा तो विषम, n+1 होगा तो सम, n+1/2 रहेगा तो प्राकृतिक का होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साथ दो पासों को उछालने पे प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 कब कब होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे दो पासा है, तो दो पासा को उछालेंगे तो नीचे कितना, सभी संभव परिणामों की संख्या 36। एक पासा रहता है तो 6, दो पासा रहता है तो 36। अब देखिए अब पूछ रहा है कि 7 बताइए। तो देखिए एक पासा में क्या हो सकता है, 3 4 5 6 यही नंबर होगा ना, और फिर दूसरा में 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर हम आपको अब दोनों का सम का 7 बताना है आपको। अब देखिए एक से शुरू करते हैं, 1 से 6 करेंगे तो हाँ जी 1 और 6 तो 7 हो जाएगा। अब 1 6 हो गया, 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 5 भी हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 जो मेरा चाहिए, 7 संख्या आने का चांसेस कितना हो जाएगा, 6 तरीका से। और 6 यानी 6/36 है 6 आंसर। देखिए प्रोबेबिलिटी का हम आपको बताए थे, प्रायिकता का क्वेश्चन हम 1-2-4 सेकंड में बनाएंगे, तो ये तो हम आपको बता रहे हैं ना। नहीं तो आपको एक ट्रिक आता है कि 7 से है तो उससे एक कम 6 होगा, 6/36। ये हम आपको कभी ना कभी एक ट्रिक बता देंगे और ठीक, उससे भी आप कम पकड़ लीजिए। लेकिन आप आदत डालिए, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ दे तो फिर तो आपको ये लिखना होगा ना। तो बस क्या करना है, जितना सम पूछेगा ना तो 1 से शुरुआत कीजिए। 1 6 7, हाँ जी 5 से करेंगे 6 नहीं, 6 तक जाएगा। 2 से 5 में सबसे जोड़ जोड़ के देख लीजिए, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 2 में, 6 से 7 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसका R1 है और इसका R2 है। तो पाई आर स्क्वायर 1 पाई R2 स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है, 4/9। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 के पावर 2 बराबर 4/9, यही दिया हुआ है। तो R1/R2 बराबर √4/9, यानी R1/R2 बराबर 2/3, यही होगा उसका त्रिज्या का। देखिए 2/3 का है, 2:3 ये। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर इसका अनुपात 4/9, यानी 4/9 दिया है। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का स्क्वायर करेंगे तो R1/R2 2:3। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, बोल रहा है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक बोला है वृत्त की परिमाप, परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बोल रहा है बराबर है। अब देखिए बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल, इधर क्या बचा 2r बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए 2 इधर आने दीजिए, आर को उधर ले जाइए, R²/r, तो आर से आर कैंसिल होगा तो बचेगा आर, यानी आर बराबर क्या बचा, आर बराबर 2 मात्र। देख रहे हैं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जैसे बोले वैसे प्रोसीड कर जाए। अब देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप के कोण की माप बताइए। अब देखिए चाप की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, बटा 360 गुना 2πr होता है। क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर होता है, θ/360 गुना 2πr। अब देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमको आपको बता देते हैं। देखिए चाप क्या होता है, चाप यही होता है ना, सेंटर है ए वाला, ये अगर 0 है तो ए और बी, यही ना चाप हुआ ए वाला, यही चाप हुआ, इसी का लंबाई पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए चाप का लंबाई अगर मान के चलिए ये पूरा का पूरा रहता तो ये परिधि हो जाता, तो परिधि का क्या होता है 2πr, और यही पूछ रहा है कि इसके एंगल अगर थीटा है तो ये होता है θ/360, है फॉर्मूला हो चाप की लंबाई, समझे। देखिए पूरा चाप की लंबाई होता 2πr होता, और सिर्फ एक एंगल के लिए बोलेगा θ/360। अब देखिए चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 पाई दिया हुआ, थीटा हमको निकालना है 360 है, 2 पाई, और आर दिया हुआ है क्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक, अब देखिए अब काट दीजिए, तो देखिए 2 पाई से कैंसिल करेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा,
अब देखिए इधर 5 रहने दीजिए, ये 360 है तो इधर 360 लाइए और 12 नीचे आएगा तब बराबर ठीक। ठीक, अब देखिए 12 तिहाई 36, 30 मरतबे, थीटा बराबर 150। क्या कितना हो जाएगा 150। तो देखिए 150 ऑप्शन में है क्या, हाँ 150 है। तो बस कुछ नहीं करना है, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला था थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। वो भी हम आपको बता दिए कि ये जब ये इतना दूर पूरा रहता था 2 पाई आर और इतना रहता था 2 पाई आर गुना 3 थीटा बटा 360। ठीक, नेक्स्ट देखिए समान आधार और समान ऊंचाई, समान आधार और ऊंचाई, इसको मानिए, मानिए कि समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले की आयतन का अनुपात बताना है। क्या है, बेलन, तो बेलन तो ऐसे होता है नहीं ना, बेलन, और अर्धगोला ऐसा, अर्धगोला क्या हो गया, नहीं गोला। तो समान आधार, समान आधार और ऊंचाई, ऊंचाई समान है और आधार भी समान है, मतलब समान आधार और ऊंचाई का। ठीक है, मतलब ये आर जो है, ये आर है और ऊंचाई भी समान है, यानी ये भी ऊंचाई आर है। गोले के आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका अर्धगोले का आयतन क्या होगा, पूर्ण गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका आधा हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो बोल रहा है अनुपात आपको बताना है इस दोनों का। तो पहले किसका है, बेलन का, तो बेलन का क्या है पाई आर स्क्वायर एच बटा, इसका क्या है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए अब बोल रहा है कि समान आधार और ऊंचाई, मतलब जो आधार यानी त्रिज्या समान है उतना ही उसका ऊंचाई भी है, तो यानी ये आर बराबर एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच और आर बराबर है तो यहाँ पे एक और आर आएगा, आर क्यू। तो देखिए ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल और ये पाई से पाई कैंसिल, यानी क्या बचा 1/2/3। तो ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2, यानी 3:2 रेशियो होगा। तो देखिए 3:2 रेशियो। इस सब फार्मूला जो भी ए वाला समा गोला अर्धगोला ज्यामितीय वाला जितना फॉर्म है उस सबका फार्मूला आपको टिप पे होना चाहिए। हम एक क्लास लाएंगे उसके लिए सारा फार्मूला एक जगह लेके, तो फार्मूला आपको याद है, बस आपको रेशियो निकालना है। ठीक, टेस्ट देखिए आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, मान ली ये गोला है, इसका त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन। यही जब गोले का आयतन, चलिए गोला वाला सारा हम करा देते हैं। ये देखिए गोला है तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर क्षेत्रफल और आयतन पूछेगा तो इसका होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, गोला है तब। और यही अर्धगोला पूछेगा, अगर यही अर्धगोला हो, अर्धगोला होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और आयतन क्या हो जाएगा 2, इसका आधा था 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, अगर अर्धगोला में एक और कंसेप्ट होता है कि पूर्ण क्षेत्रफल का, तो इसका इतना दूर का तो 2 पाई आर स्क्वायर और इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक, यहाँ पे क्या सिर्फ पूछा आयतन, तो आयतन यानी गोले का सारा फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दिया है। देखिए यदि बारंबारता वितरण सम्मित हो, बारंबारता वितरण कैसा है सिमेट्रिकल हो, सम्मित हो, तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का क्या संबंध होता है, तीनों बराबर होता है। ये आपको सांख्यिकी में पढ़ना है। जब बारंबारता वितरण सम्मित यानी सिमेट्रिकल नेचर का होता है तो माध्य माध्यिका यानी ए माध्य माध्यिका और मोड तीनों बराबर होता है, यानी ए बराबर ए बराबर एम, तीनों बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए 130,313 का बहुलक क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखिए एक कितना बार आया है, एक एक और एक 2 बार आया, 3 कितना बार आया है 1 2 3 बार आया है, 0 कितना बार आया है 1 बार आया है। ठीक है, 1 3 0 ही है तो 3 3 बार आया है, यानी 3 का बहुलक हो गया।
नेक्स्ट देखिए 5 6 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आरोही और अवरोही में पहले रखते हैं। तो आरोही में रखिए 1 2 4 5 6 6 7, यही होगा ना, 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब देखते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 जब रहता है तो क्या होता है कि n/2 7 रहता है तो n+1/2 वाला जो नंबर होगा वही होगा। तो 7 क्या है, n7 + 1/2, यानी 7 1 8/2, यानी चौथा जो नंबर का होगा वही होगा, यानी 3 इधर से छोड़ के चौथा क्या है 5। तो मेरा आंसर 5। माध्यिका निकालने के लिए ही ना बताया गया है कि माध्यिका वाला जितने भी संख्या दिया हुआ है, आंकड़ा दिया है, उसको पहले अवरोही या आरोही में सजा लीजिए। हमने आरोही में सजा लिया, ठीक। उसके बाद देखेंगे कितना संख्या है। अगर अगर विषम संख्या है तो उसका माध्यिका क्या होगा, विषम संख्या है तो माध्यिका होगा n+1/2 वाला टर्म, ये वाला पद, ठीक। अगर यही सम रहता तो n/2 n+1/2 पद और प्लस उसके आगे का एक पद का दोनों का सम हो, ठीक। यानी ये विषम संख्या है तो n+1/2, 7 1 8/2 यानी 4, चौथा पद जो वो आपका माध्यिका होगा। नेक्स्ट देखिए ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह, देखिए एक लाल बादशाह होना चाहिए, बादशाह होने की प्रायिकता। देखिए तो पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है आपको, ताश का पत्ता तो नीचे सभी एक पत्ता निकालना है, तो सभी संभव परिणाम 52 गो, 52 गो पत्ता तो 52 गो, ठीक। अब देखिए लाल कितना पत्ता, लाल पत्ता 26 गो, 13 13 का 4 सेट, इसमें 2 सेट लाल का होता है, जैसे लाल पान और ईटा, दो दो होता है तो 26 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या होता है, एक एक गो बादशाह होता है, दोनों में बादशाह मतलब इसमें 2 बादशाह हो गया, यानी 26 में 26 गो लाल पान में क्या गो बादशाह हो गया 2, तो यानी क्या निकला यहाँ पे 2, 2 बटा करेंगे तो 1/26 से राइट आंसर, ठीक है। 2 बादशाह है लाल का तो 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, समझ में आया ना। देखिए आपको हम समझाए थे, एक बार चलिए समझा देते हैं। जब ये 52 कार्ड था तो 4 तरीका का कार्ड था, ठीक है। 13 का 13 का, ये दोनों मान लीजिए लाल था, 13 का और 13 का दोनों मान लीजिए काला का था। काला में एक काला पान होगा, एक चीरी होगा, और एक लाल पान और एक ईटा। लाल पान में क्या, अब सब एक में एक एक तो एका होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये होगा। उसके बाद होगा के क्यू और जैक, देख रहे हैं 1 2 2 से 10 और 3 13, 13 13 सब में होगा, यानी एक का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, इसमें 4 एक का, के भी चारों में 4, क्यू भी चारों में 4। लेकिन उसमें हमसे पूछा था कि बादशाह तो चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ लाल वाला बादशाह चाहिए, बादशाह एक और इसमें भी बादशाह एक, काला वाला बादशाह होता था। आपको कार्ड वाला चीजें सारा कंप्लीट रहेगा, इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखिए, इससे एक क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 जीत प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 3 सिक्का, जब हम बोलता है थे कि 2 सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल 2 आएगा, 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम आएगा, और 3 सिक्का उठाएंगे तो 8 परिणाम आएगा, तो नीचे तो 8 होगा। अब ऊपर जो पूछा है वो होगा, बोला 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 2 चित यानी 2 हेड आना चाहिए। तो देखिए 3 सिक्का के लिए हमने क्या बोला था, हेड टेल, ठीक, हेड टेल और हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल, ये हमने बताया था ना। देखिए 3 सिक्का पूछ रहा है ना, अच्छा 3 सिक्का, हेड हो गया तो हेड आया, उसका हेड या टेल आ जाए, इसका हेड या टेल आ जाए। अब देखिए अभी हेड हेड आ गया तो इसका हेड आ जाए टेल आ जाए, इसका हेड आ जाए टेल आ जाए, इसका हेड आ जाए टेल आ जाए, उसका हेड आ जाए टेल आ जाए। अब देखिए अब क्या बनता था, तो क्या संभव बनता था, एच 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 टी, एच एच टी हो गया, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी। अब देखिए इसे टी एच एच, टी एच एच, टी 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 टी, टी टी टी, टी टी एच, टी टी एच,
और टी, देखिए टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच हो गया, उसके बाद टी टी टी, एच टी, तो ये हो गया, और टी टी, हाँ टी एच, टी टी एच, टी टी एच, टी एच एच, टी टी एच, और टी, अरे टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बना। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कम से कम 2 चित आना चाहिए, 2 चित। हेड, चित किसको बोलते हैं? हेड और टेल। हेड मतलब चित, पट, हेड मतलब हेड, चित आना चाहिए। देखिए कि इसमें 2 आ रहा है, देखिए इसमें कम से कम है, यानी 2 हो या 3 हो सकता है, तो 2 और 3 इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है, तो कितने जगह आ गया? 4 जगह। यानी आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसका कि हेड आने का कितना ये है? तो आपका 4 हो रहा है। 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 4 होगा, 4, 4 आ गया, तो 1/2। देखिए 1/2 है क्या? तो 1/2 आपका हो गया। यही आपको 8 संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम होगा, 8 आपको लिखने आना चाहिए। लिखने के लिए हम तरीका बताए थे कि आपको ऐसा, चलिए एक बार और हम आपको तरीका बता देते हैं। देखिए हम आपको तरीका क्या बताए थे, पहले दफा तो हेड आएगा टेल आएगा, पहला सिक्का उछालेंगे, तो दूसरा सिक्का उछालें, जब हेड आ गया तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा इसका, जब टेल उसका आ गया होगा तो इसका हेड आएगा चाहे टेल आएगा, यही ना हो सकता है। हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसका हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आएगा, इसका हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आ जाएगा। और जब देखिए इसमें हेड आ गया, इसमें आ गया, तो इसमें भी हेड या टेल आएगा, तो इसमें टेल आया तो इसमें भी हेड या टेल आएगा, ठीक, इसमें भी हेड या टेल आएगा और इसमें भी हेड या टेल आएगा। अब देखिए हेड हेड हेड, अब बचेगा क्या? हेड 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 बचेगा, तो हेड हेड हो गया, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड 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 टेल, हेड टेल एच, एच टी एच, एच टी टी। अब देखिए टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच हो गया, टी एच टी, टी एच टी, और टी टी एच, टी टी एच, और टी टी टी। 2 4 6 8 यही आया। उसी में पूछा था कम से कम 2, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, हाँ इसमें नहीं है, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी क्या देखें 1 2 3 4, यानी मेरा 4 ऐसा टर्म आ रहा है जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक जीत है, यानी 4/8 यानी 1 का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो मान लीजिए दो संख्या लघुत्तम, इनके महत्तम समा, तो महत्तम समापवर्तक को मान लीजिए x, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 14x, 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़, यानी दोनों का जोड़, यानी x + 14x बराबर कितना दिया हुआ है? 600, यानी 15x बराबर 600, यानी x बराबर 600/15, 15 चौका यानी 40, यानी x बराबर 40। अब देखिए x बराबर 40 निकल गया, तो 1 बराबर 40 हो गया, यानी लघुत्तम 40 हो गया, और इसको 14 गुना 40 का महत्तम समापन। अब पूछ रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 280, तो दूसरी संख्या निकालिए। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, हम आपको बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहला संख्या, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है? 40। एचसीएफ कितना हुआ है? 14 गुना 40, और बराबर प्रथम संख्या, एक संख्या कितना दिया हुआ है? 280, दूसरा संख्या पूछना है। अब इसको भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या बराबर ऊपर क्या है? 40 गुना 14 गुना 40 बटा नीचे कितना है? 280। अब देखिए 14 दूना 28 2, 20 दूना 40 2, 40 दूना 80, यानी दूसरा संख्या क्या होगा? 80। 80 देखिए ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पे एक मात्र एक फॉर्मूला था आपका, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। वहीं दिया रखा था कि इसमें एक संबंध दिया था, संबंध से हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया और एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद बस वही फॉर्मूला का यूज किया। ठीक है, देखिए घात वाले
बहुपद कहलाते हैं। ये यहाँ पे एक है, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैखिक कहलाएंगे। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक। रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक। द्विघात बहुपद का घात क्या होगा? इसका घात 2 होगा, इसका घात 3 होगा, रैखिक का घात 1 होगा। बहुपद नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना है तो एक्स और वाई का मान बताइए। देखिए ये देख रहे हैं 173 197 बड़ा बड़ा संख्या है, तो कभी सॉल्व करने मत जाइए, नहीं तो एग्जाम निकल जाएगा सॉल्व करते करते। इसको ऑप्शन से, देखिए 2:2 नहीं, 2:2 ऐसे है, ठीक। इसको ऑप्शन से बना लीजिए, कोई एक ऑप्शन डालिए, कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डालने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मान के चलिए ये संख्या है और इधर है एक्स और वाई है, ये छोटा संख्या है, यानी अगर ए बड़ा संख्या है और ई माइनस में हो जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, यानी ए बड़ा संख्या होना चाहिए, यानी मतलब हमारा ए वाला पहले डालना चाहिए हमको, ठीक। 2 - 1 देखिए 173 गुना 2 प्लस 197 गुना -1, 103 दूना 6, 7 दूना 14, 4, 1 2 1 3, और इसका करेंगे तो 197। अब देखिए 197 में से घटाएंगे तो 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 7 3 और 6 9, 4 हो गया 3, 13 में से 9 गया, 9 4 13, और आपका 3 हो गया 2 में से 149, यानी इसको डालने से मेरा ऑप्शन मिल रहा है, यानी ऑप्शन। इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, बस आपको चेक कर लेना है कि कौन सा आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका सही है, 2:-1। इसको हमेशा ऑप्शन से जाइए, नहीं कि इसको दोनों को सॉल्व करने लगे कि हाँ भाई गुना करो, उसमें गुना करो, फिर माइनस करो, सब हम पूरा बीत जाएगा इसी को। तो ऑप्शन से चेक कीजिए। अब देखिए आप सोचते हैं कि सर जी आपको मालूम है तभी नहीं डायरेक्ट ऑप्शन डी पे चले आए, हम तो सर यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्त यहाँ से शुरू करने से पहले थोड़ा सा देख तो लो। देखिए ये 173 है, 197 और 100 यहाँ 49 लाना है, माइनस में तो वैल्यू लाना नहीं है, यानी ये संख्या जब छोटा है तो यहाँ पे छोटा संख्या लाएंगे तभी तो प्लस में होगा, तो क्या माइनस में, यही तो माइनस वाला लाएंगे तो होगा, नहीं लाएंगे तो इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, बिंदु इतना तो बिंदु इतना के मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पे 5 और 4, और एक बिंदु है -1 और माइनस, का मध्य बिंदु पूछ रहा है, यानी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये तो मध्य बिंदु होता है ना। मध्य बिंदु x1 क्या है 5, उधर क्या है -1, यहाँ पे -2, इधर क्या है 4, उधर क्या है -2 बटा 2, 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 2 यानी 2, 4 में से 2 गया 2 यानी 1, 2:2 और 1, 2 1 देखिए कहाँ है, 2 और 1 यहाँ, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 2 और 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हमेशा हम आपको बताए थे कि किसी घटना का प्रायिकता 1 से कम और 0 से बड़ा होगा। जब इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे तो ये 100% से कम और आपका 0% से ज़्यादा होगा, यानी कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और माइनस में नहीं होता है। तो देखिए 1 से कम 0 हाँ हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से कम है हो सकता है, यानी प्रायिकता नहीं। देखिए 10 15 10 20 10 70 और 10 75 का मान बताइए। देखिए हम आपसे आपको बताए थे कि जब ये पूरक वाला कंसेप्ट आया ना तो देखिए 15 और 75 ये दोनों का सम 90 हो रहा है और इसका इसका सम 90 हो रहा है। तो देखिए 10 जब बदलेगा तो कॉट में बदलेगा, कॉट 10 कॉट 75 आएगा, और 10 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 और ये भी 1, यानी 1 गुना 1 यानी 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बताएं, कितना क्वेश्चन है इस तरह, ये सब का वैल्यू 1 आता है। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की परिधियां कितना के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो वृत्त है, यानी एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, इसकी परिधियां 2:3 में है। परिधि बराबर क्या होता है 2πr, मान लीजिए इसका r1 है, इसका r2 है, 2πr1 और इसका 2πr, अब दोनों का अनुपात निकालिए, 2πr1 बटा 2πr2, दोनों का अनुपात कितना है 2/3, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 बटा r2 बराबर 2/3, 2:1।
ठीक है, 2:1। अब ध्यान रखिएगा 3:2 मत मार दीजिएगा। वृत्तों की परिधि दिया हो तो उनके त्रिज्या का अनुपात भी उसी रेशियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः इतना इतना है, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। देखिए शंकु तो यही होता है ना, शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई बताना है, यानी एल होता है, ई आर होता है, और एच आपको बता। एक खोखले गोला है, एक गोला है, गोला खोखला है, ये ऐसा है, एक इधर इधर का छोटा आर और ए बड़ा आर होगा। ठीक, आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4, तो देखिए छोटा आर दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, गेस करिएगा तो आधा होगा, जाएगा 4 का 2। ठीक, अब देखिए, अब मान के चलिए इस गोला को, खोखला गोला है, इसको गला के और ए बनाना है, तो गलाएंगे तो क्या आयतन निकलेगा, यानी इसका आयतन और ए बनाएंगे तो इसका आयतन, दोनों का आयतन सेम होना चाहिए। गोला है और इसको गला के उससे बनाना, तो आयतन सेम, तो इसका आयतन निकालिए। एक खोखले गोले का आयतन देखिए, गोला है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। खोखला है तो इसका क्या होगा, 4/3 पाई और r क्यूब बड़ा माइनस r क्यूब छोटा। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, आर क्या है, बड़ा आर क्या है, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब निकालिएगा तो 4/3 पाई रहने दीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4/3 पाई, 64 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 56, 56, यानी इसको तीन एक कीजिएगा तो 4 × 56 पाई/3, इसको रहने दीजिए। अब यही आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू एच, नहीं होता है ना, 1/3 पाई r² इंटू एच। अब देखिए इतने बराबर इतना लिखना है, इतना बराबर, अब देखिए कहाँ करें, चलिए यहाँ करते हैं, 4/56 पाई/3, यहाँ पे 1/3 पाई r² इंटू एच। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल और ये पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ऊपर बचा 4 × 56 बराबर r² इंटू, अब देखिए r दिया हुआ है क्या, इसे गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु, यानी इसका आधार 8 व्यास दिया हुआ है, यानी 4, यानी ये r क्या हो गया 4, यानी इसका r दिया हुआ है, तो 4 × 56 बराबर 4 का स्क्वायर टू। अब देखिए 4 × 56 और ये 4 चौका आ जाएगा तो इधर 16 बराबर एच, ये 4 चौका 16 4 और 4 से कटेंगे तो 4 चौका एच बराबर 14 आया, सर 14 होगा। देखिए 14 है क्या आंसर, तो देखिए उस शंकु का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, तो भी मात्रक होगा तो 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होगा, बहुलक होगा अधिकतम बारंबारता मान ही होता है। क्या जानते हैं, किसी भी आंकड़ा में दिया रहेगा जो अधिकतम बार आएगा वही बहुलक होता है। बारंबारता किसका, जो अधिकतम जिसका बारंबारता हो, अधिकतम बारंबारता मान ही बहुलक कहलाता है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हमेशा आपको बताएंगे प्रायिकता क्या होना चाहिए, 1 से कम या 0 से बड़ा, यानी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम है कम है कम है, 1 से ज्यादा नहीं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए एक बोला कि एक वृत्त है, किसी वृत्त की त्रिज्या यानी मान लीजिए ये r है, ये मान लीजिए कि r है और इसको दुगुना कर दे रहा है, 2r कर दिए, कर दे, तो पुराने एवं नए वृत्तों के, तो पुराने क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r² और इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r, इसका क्या है 2r², तो सॉल्व कीजिएगा पाई 2×4 और r² नहीं होगा ना। अब देखिए किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, बोला पुराने का, तो पुरानी और नए वृत्तों का, तो पुराने का क्या है पाई r², नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 4 पाई r², ठीक है, पाई r² से पाई r² कैंसिल, 1/4, 1:4, इसका 1:4, 1:4 कहाँ है,
हो गया। अब देखिए 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की, मानी एक वृत्त है जिसका परिधि दिया हुआ है 44, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, 44/2 और पाई क्या होता है 22/7 और ए आर। देखिए अब 22 गुना, अब इसको सॉल्व करना है। आप देखिए 22 गुना 44 से दिख रहा है तो आर बराबर 7 हो गया, लेकिन देख लीजिए गुना इधर आएगा 7 और इधर 2 गुना 22 बराबर आर। 22 गुना 44, 44 कैंसिल होगा यानी आर बराबर 7। आर बराबर 7 दिया होगा कहीं, आर बराबर 7 मिल। बस इस सब क्वेश्चन में क्या है कि आपको फार्मूला सारा चीज पे आना चाहिए। फार्मूला का एक जगह लिस्ट बनाइए, एक हर हर चैप्टर का 5-7 फार्मूला होता है उस चैप्टर का, एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए और वो जहां आप पढ़ते होंगे, स्टडी रूम होगा जहां पे कहीं भी पढ़ते होंगे, दीवार पे चिपका दीजिए और हर 2-4 दिन पे वो फार्मूला का पूरा दीवार पे लिखा हुआ फार्मूला को पढ़िए। आपको फार्मूला कभी याद करने के बाद जब देखते रहेंगे ना तो चीज़ याद रहेगा और ऑटोमेटिकली कभी कभी बैठ के लिख के याद कीजिए कि हाँ भाई गोला का आयतन क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, लिखिए, ये प्रैक्टिस हो जाए। यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्र वृत्त की, हो गया ना 4 इकाई है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है ये हो गया 4। देखिए बोला कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। बोला कि कोई वृत्त है उसकी परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर और उसका क्षेत्रफल पाई r², दोनों समान है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए पाई दोनों समान है, पाई से पाई कैंसिल, ये बचा क्या, और ये आर से एक आर कैंसिल, 2 बराबर क्या बचा आर, आर बराबर क्या होगा 2 इकाई, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 इकाई। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोला है तो देखिए अभी फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए ये क्या है अर्धगोला, तो देखिए पूर्ण जब गोला रहता है, पूर्ण गोला रहता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। जब आधा होगा तो क्या होगा पाई r², 4 है तो 2 पाई r² होगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तो 2 पाई r², लेकिन इसमें पूछा संपूर्ण सतह का बताइए, संपूर्ण। जब अब ये वाला है, ये वाला इसका क्षेत्रफल है और जब इसको आधा कर दिए, आधा किए हैं इसे, तो ये तो ए वाला क्षेत्रफल है, इतना कट गया, इतना निकला, लेकिन जो ई वाला भाग है ये तो इसमें नहीं ना इंक्लूड था बाहर वाले में, तो यहाँ तक को तो 2 पाई r है, लेकिन ये तो इंक्लूड है नहीं, ये भी इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्या होता है, ये क्या है सर्किल होता है, इसका क्या होता है पाई r², तो 2 पाई r² और पाई r² मिलके 3 पाई r², क्या हो जाएगा इसका 3 पाई r। चीजें रटना नहीं है, समझ लेना है। देखिए कि एक गोला है तो गोला का पूरा 4 पाई r² होता है जी, अर्धगोला करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई r², लेकिन जब अर्धगोला करेंगे तो उसमें ये वाला भी तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये भी तो सतह है उसका, ये भी तो दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा था क्योंकि ये वाला पूरा था, तो ये वाला देख रहा था, इसका भी, तो ये क्या होता है एक सर्किल होता है, तो सर्किल का क्या होता है पाई r², तो जोड़ेंगे तो 3 पाई r²। यदि वर्ग का विकर्ण, वर्ग बोल रहा है एक मतलब स्क्वायर है, ठीक, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है ये वाला, ये दिया हुआ है 16√2 दिया हुआ है, तो उसकी वर्ग की भुजा देखिए, वर्ग की भुजा क्या होता है दोनों सेम और ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस लगा दीजिए अगर फॉर्मूला आपको वर्ग का विकर्ण का नहीं भी पता है तो, a² बराबर ये a² प्लस a² बराबर 16 कर दी होल स्क्वायर, a² बराबर 2a² बराबर 16√2 का दी होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए चलिए ये ऐसे भी देखिए, आपको शायद आपको हार्ड लग रहा है कि हम तो आपको फार्मूला वाला बता देते कि हमको फार्मूला याद नहीं रहता एनी टाइम, कि हम अपने देखिए ए है और ए है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √a² प्लस a² बराबर यानी a√2। चलिए ये वाला विकर्ण, यानी एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2, ये वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, तो a√2। अब यही कितना दिया हुआ है हमारा 16√2, √2 से 2 कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक। फार्मूला आपको, लेकिन फार्मूला आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला तो हम ही ना डिराइव करते हैं जी,
तो फॉर्मूला देखिए ए है तो ए स्क्वायर, अब देखिए 2a² है, तब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर क्या बचा मेरा 16 का दी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया बराबर 16। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए अब ट्रिक आपका काम आएगा। प्रथम 3 सम, देखिए 3 सम है, सम के लिए क्या बोले थे हम n+1, तो n क्या है यार 3, तो 3+1 यानी प्रथम बोले थे हम n+1 और n+1/2। ये क्या कब होता है, जब आपका विषम संख्या हो, विषम प्रथम n विषम संख्या ई सम और ये प्राकृतिक। ठीक है, 3 सम संख्याओं का बोल रहा है, तो सम संख्याओं में क्या होता है, एक ऐड कर दीजिएगा उतना ही उसका माध्य होगा, 1 4 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए क्या है, तो 2 पहले काउंट कीजिए कौन ज्यादा है, तो 2 कितने बार आया है, 1 2 और 3, 2 आया है मेरा 3 बार, 6 कितने बार आया 6 1 6 आया मेरा 1, 4 कितने बार आया है 1 बार, 4 आया है 1 बार, 5 कितने बार आया है 1 बार, 0 कितने बार आया है 1 बार, 1 कितने बार आया है 1 बार, 3 कितने बार आया है 1। क्या देख रहे हैं, सब 1 1 बार आया, लेकिन 2 आया है 3 बार, तो यानी मेरा बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक 5 2 7 2 9। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन आया है 2, तो मेरा बहुलक हो गया 2। एक सिक्का को उछालने पे एक जीत आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम कितना है 2, और उस पे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, बोला चीत आने का तो 1 आएगा तो 1/2। सबसे इजी क्वेश्चन है, बनाने की जरूरत भी नहीं होता है। एक क्रिकेट मैच में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाइए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेल गई 30 गेंद में 6 बार वो चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या है। देखिए वो जो महिला क्रिकेटर हैं वो 30 गेंदा खेलती है, 30 गेंदा में 4 गेंदा पे चौका 6 गेंदा पे चौका मारती है, तो चौका मारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 30 टोटल तो 30 गेंदा खेली और इसमें 6 गो चौका मार दी, तो चौका मारने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/5। और आप जानते हैं कोई इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी और इसके न होने का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। तो मानिए चौका मारने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5, तो चौका न मारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 उधर जाएगा तो -1 -1/5, तो 4/5 मेरा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब चौका मारने का प्रोबेबिलिटी हमने 1/5 निकाल लिया, चौका न मारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस फॉर्मूला से ऐसे भी 1 में से घटा देंगे तो चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को उछालने पे शीर्ष आने की प्रायिकता, एक सिक्का है तो एक सिक्का है तो क्या नीचे तो 2 आएगा, 2 सभी संभव परिणाम, और शीर्ष आने का तो शीर्ष 1 आएगा तो 1/2। बहुत इजी। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है बताइए। अब देखिए, अब 2 और 2 से 5, अब देखिए 11 को क्या होगा 3 3 9 होता है और 4 3 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो 15 होगा, और ये निकालिएगा तो 12 12 11 ग्राम 111 समथिंग कुछ होगा। अगर क्या देख रहे हैं ये 2.5 से ही ज्यादा है तो ये नहीं होगा, 2.5 से ही ज्यादा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं तो ऑप्शन बचा ना एक जो 2 पॉइंट समथिंग है, तो इस बीच की अपरिमेय होगा। क्या करना है, बस ये देखना है इस √11 का वैल्यू कितना होगा। देखिए 3 का अगर 9 रहता तो 3 निकलता, और 16 रहता था 4 निकलता, 9 और 16 के बीच में है, यानी 3 और 4 के बीच में होगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा। उसी तरह 225 है 15 का वर्गमूल है, और 125 है तो ये 11 का 121 होता है, लेकिन 12 का 144 होता है, यानी 11 पॉइंट समथिंग होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो देखिए शून्यांकों का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है
जोग जोग दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -। तो देखिए हम आपको तब बहुपद बताइए, तब बहुपद के लिए जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था जब शून्यंकों का जोग और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है तो 2x, अल्फा इंटू बीटा क्या है -15, तो यही तो बहुपद हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 शून्यंकों का जोड़ और शून्यंकों का गुणनफल देता है तो बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होता है। सब हम आपको पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आ रहा था, प्लीज़ जाके मैथ सेक्शन में प्लेलिस्ट में मैथ वाला सेक्शन और वहाँ पे बहुपद पढ़िए, आपको बहुत डिटेल से बहुत बढ़िया से। निम्न में से कौन x बराबर 2y तथा इतना का हल है। अब देखिए ये इजी है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कैसे होगा। x माइनस 2y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। अब इसी संख्या को इसमें पुट कर दीजिए, 3 x की जगह क्या है 2y प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 4 10y बराबर 10, यानी y बराबर क्या निकला 1। जब y बराबर 1 है तो इसमें डालिए, तो y बराबर 1 तो x बराबर क्या निकलेगा 2, यानी 2 और 1 होगा, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का सार्व अंतर 5 हो तो टी 18 और टी 13। देखिए हम आपको बताए थे कि टी एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी जितना यहाँ पे एन रहता है उससे एक कम डी के बगल में होगा। तो देखिए टी 18 है, टी 18 तो टी 18 क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1, 18 से एक कम 17 डी, और टी 13 क्या है ए प्लस 13 से एक कम 12 डी, दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी टी 18 माइनस टी 13 बराबर क्या होगा ए प्लस 17 डी माइनस ए प्लस 12 डी। अब देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी। देखिए ए कैंसिल, 17 डी में से 12 डी जाएगा था 5। अब देखिए अब बोला है सार्व अंतर क्या, डी क्या होता है सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, 5 गुना 5 बराबर 25 का 25 था 25 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा तलों का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बोले दो समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण बराबर है। देखिए अब कोण बराबर है, दो त्रिभुज है यानी कोई त्रिभुज है इसका कोण तीनों बराबर है, क्या हो गया समरूप त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, सिमिलर ट्रिंगल यानी समरूप त्रिभुज। अब देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, एक आपको थ्योरम यानी प्रमेय पढ़े होंगे, एक आपको प्रमेय पढ़े होंगे कि अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात मतलब क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, संगत भुजा के स्क्वायर का अनुपात होता है, संगत भुजा स्क्वायर का अनुपात होता है। ये आपने क्या पढ़ा होगा, हम आपको थ्योरम पढ़ के बता देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए हम आपको बता बढ़िया से लिख, ए है बी है सी है, पी है क्यू है आर है। तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात मान के चलिए कि क्षेत्रफल ए बी सी का, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का और बटा क्षेत्रफल पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्या होगा संगत भुजाओं का स्क्वायर। अगर ए बी और पी क्यू उसका संगत है तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, अगर ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है एक थ्योरम होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर होगा। ठीक, यही आपको इसमें यूज। देखिए बोला है दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, यानी कोण बराबर है समरूप, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 16/25। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। मानिए कोई ऊंचाई कोई एक भुजा ऊंचाई रहा होगा, उसका कोई एक भुजा एक ऊंचाई रहा होगा, तो मान लीजिए वो ऊंचाई कोई है, तो ए मान लीजिए ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर उसका ऊंचाई है। तो देखिए यानी ऊंचाई है, तो ये जब स्क्वायर है तो यानी ए बी बटा पी क्यू का ये स्क्वायर होगा, तो ई स्क्वायर इधर वर्गमूल में आएगा, तो 16/25 बटा ए बी बटा पी क्यू। 16/25 का निकलेगा तो क्या होगा? ऊपर 4 निकलेगा, नीचे 5 निकलेगा। 16 है तो दिख रहा है, हाँ ऊपर 4 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, यानी 4/25 यानी 4 अनुपात हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका इसमें थ्योरम लग रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहता है। याद रखिए कभी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से बताइए, तो मूल बिंदु में क्या हो गया? मूल बिंदु 0 0, इससे इस बिंदु का दूरी बताइए -3। देखिए दूरी फॉर्मूला क्या होता है? दूरी फॉर्मूला क्या? दूरी सूत्र क्या होता है? यही होता है ना, y2 - y1 स्क्वायर प्लस x - x का स्क्वायर। और जब एक बिंदु अगर आपका मूल बिंदु हो तो क्या हो जाता है? y2 स्क्वायर प्लस, ठीक। तो देखिए मूल दूसरा बिंदु का है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चुका 16, 3 तिहाई 9, √25 बाहर निकलेगा 5। दूरी क्या हो गया? 5। समझे? दूरी सूत्र लगाना है आपको, ये बता। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हैं तो कॉट सी का मान बताइए। देखिए यदि किसी त्रिभुज में बोला, कोई त्रिभुज मान लीजिए ए है, अब कॉट सी है तो एगो 90 वाला ही होगा। तो ए मान लीजिए ए है, बी है और ए सी है, बोला एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो पूरक तो कॉट सी का मान बताइए। देखिए अब ऐसे भी अगर ये नहीं भी बनना है तो समझिए, एक कोई त्रिभुज है और उसका दो कोण का पूरक है, तो आपको बताए थे कि दो कोण अगर पूरक होगा तो उसका सम कितना होगा? 90 डिग्री। और एक त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होगा? ए बी माने एंगल सी है तो 180 डिग्री। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है? 90। 90 प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, एंगल सी बराबर क्या हो गया? 90, यानी एंगल सी 90। अब देखिए कॉट सी, अब कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 90। कॉट 90 का वैल्यू को बता। देखिए कॉट 90 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 90 लिख सकते हैं। 10 90 क्या होता है? 10 90 इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0। आंसर निकला लड्डू। बस क्या करना था? पूरक का कंसेप्ट याद करना था कि पूरक कोण, दो कोण पूरक है यानी दोनों का सम 90, और तीन कोण का सम 180 होता है किसी त्रिभुज का, तो दो को घटा के देंगे तो तीसरा का निकल जाएगा, तो 90 डिग्री आया। तो कॉट सी क्या होता है? 0। या तो आपको डायरेक्ट याद है, यानी तो 10 90 में करके आप बता दीजिए। ये सब बताया गया थ्योरी में, बहुत बढ़िया से बताए होंगे, बहुत काफ़ी डिटेल से और काफ़ी धीरे धीरे। अगर आप नहीं देख तो वो चीज़ें देखिए, आपको काफ़ी लाभदायक होगा और आपको रटने और घबराने की जरूरत आ जाएगा। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूरज का उन्नयन कोण बताइए। देखिए कितना? 6 मीटर है। 6 मीटर खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर है, कितना दिया हुआ है? इतना मीटर इधर छाया बन रहा है। ये बोला कि एक थीटा निकालिए, सूरज का उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक, इसके सामने का पी होगा, ये बी होगा। पी है 6, बी है 2√3। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3/√3। क्या करेंगे तो √3 आएगा। टेन थीटा बराबर √3।
थीटा का कौन सा वैल्यू पे √3 होता है? तो 60 डिग्री, थीटा बराबर 60। ये सब क्वेश्चन काफी हम डिटेल में बता। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, मानी दो वृत्त है, एक दूसरे को कहां से छू रहा है बेचारा? बाहर से छू रहा है, यानी अंदर से छूने की इजाजत नहीं है, बाहर से छूने की। तो देखिए ए इसका सेंटर दोनों का, ये दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? अब देखिए ये दो वृत्त है, तो जनाब एक तो हो सकता है कि चलो ऐसे आके एक से घबरा रहा है, माने ये आके ऐसे छू दिया, ठीक। एक हो सकता है कि एक ऐसे जाके छूट दे, एक हो सकता है कि इसको ऐसे दोनों को छुए। इसके अलावा क्या कोई है जो छू दे? किसी को हिम्मत है? मजाल आ गया है कि दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर छू दे? नहीं, छूना मना है, यानी 3 के अलावा छूना मना है, यानी 3 में ही छू सकता है, यानी 3 स्पर्श रेखा अधिकतम हो सकता है। 6 4 3 6 4 3 6 4 तथा एक्स का बहुलक होगा। अब देखिए एक्स का बहुलक पूछा है, देखिए 6 कितने बार है? और इसमें देखिए कितने बार, 1 2 3, 3 बार 6 है। 4 देखिए कितने बार है, 1 2 3, 4 भी 3 बार है। 3 देखिए कितने बार है, 1 2, 2 बार है। अब बचा कौन? 5, 5 कितने बार है? 1 बार। और एक मेरा एक्स है। अब देखिए, अब ये एक्स क्या है, अब इसी पे डिपेंड करेगा कि मेरा बहुलक क्या हो। अगर बाई द वे मान लीजिए कि अगर एक्स से 6 हो जाए, तो 6 हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा, 6 को 4 हो जाएगा, तो मेरा बहुलक 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो सकता है, तो बोला 6। लेकिन मान लीजिए एक्स अगर 4 है, तो 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो मेरा बहुलक 4 हो सकता है, ये सही है। लेकिन अगर मानिए कि एक्स अगर 3 आ जाए, तो 3 आ जाए तो 3 भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 हो जाएगा तो ये भी बहुलक हो जाएगा, क्योंकि 3 3 3 तीनों है, यानी मेरा बहुलक 3 4 6 कोई हो सकता है। अगर 5 2 होगा तो नहीं भाई, तब भी 6 हो जाएगा, 3 वो है तो 3 4 6 हो सकते हैं, 4 6। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो थैंक यू, इसी के साथ आपका ये सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने घर में जितने यूट्यूब चैनल, मोबाइल में यूट्यूब चल रहे होंगे, इसे सब्सक्राइब कर दें, और आसपास वाले जितने लोग बन आपको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए। थैंक यू।